हेलो दोस्तों। सोचकर देखिए, अगर रोज दिखने वाली चीजें अचानक से स्ट्रेंज और थोड़ी सी नई लगने लगे, कैसा लगेगा? रशियन राइटर विक्टर श्क्लॉस्की ने हमें कुछ ऐसा ही एक कंसेप्ट दिया, डीफेमिलराइजेशन। और बोला कि एक ऐसा टूल है जिससे कि एक ऑर्डिनरी आर्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगी। आज हम जानेंगे कैसे ये कंसेप्ट, कैसे ये टेक्निक, कैसे ये टूल हमारी नजर और हमारा नजरिया बदलकर एवरीडे के नॉर्मल एक्सपीरियंस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। ओके, शुरुआत करते हैं अपनी इस टर्म के बारे में। डीफेमिलराइजेशन का मतलब होता है एक आर्टिस्टिक टेक्निक जो कि लिटरेचर आर्ट में यूज की जाती है। रशियन में ऑस्ट्रेनिनी बोला जाता है। नॉर्मल चीजों को एक अनफेमिलियर स्ट्रेंज वे में दिखाना, ऑडियंस को दुनिया एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, कॉइन किया गया था बाय रशियन फॉर्मुलिस्ट विक्टर श्क्लॉस्की इन 1917। एक फ्रेश, एक नया, एक क्रिटिकल परसेप्शन हमारे ऑडियंस को दिखाया जाता है। कैसे, जानते हैं। तो ये है हमारे विक्टर श्क्लॉस्की जी। कॉइन्ड इन 1978 बाय हिम। आर्ट एज अ डिवाइस उनका एक ऐसे था। इसी ऐसे का एक ऑल्टरनेट नेम भी है, आर्ट एज टेक्निक। एक कोट देखते हैं पहले, उस कोट के थ्रू हमें आराम से समझ में आएगा। पोएटिक स्पीच इज formed speech, prose is ordinary speech. Economical, easy, proper, the goddess of prose is a goddess of the accurate, facile type of direct expression of a child. पोइटिक और प्रोज की लैंग्वेज को अगर हम अलग अलग समझ जाएं तो थोड़ा थोड़ा हम डीफेमिलराइजेशन को समझ जाएंगे। इन्होंने कहा कि पोइटिक स्पीच जो है ना, दैट इज अ डीफेमिलराइज्ड स्पीच, शेप्ड है, क्राफ्टेड है। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रोज की लैंग्वेज, नॉवेल की लैंग्वेज, हमारी ऑर्डिनरी डेली लैंग्वेज, दैट इज वेरी मच एवरीडे स्पीच, सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द गॉडेस ऑफ प्रोज क्या है? प्रोज की इजीनेस, प्रोज की एक्यूरेसी, प्रोज की डायरेक्टनेस, जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है जो आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पोएटिक स्पीच इज फॉर्म्ड स्पीच, डिजाइन्ड स्पीच, शेप्ड स्पीच, क्राफ्टेड स्पीच। तो यही बात कही श्क्लॉस्की जी ने। इन्होंने कहा कि अगर हम एवरीडे लैंग्वेज और आर्टिस्टिक लैंग्वेज का डिफरेंस सीख जाएं तो हम डीफेमिलराइजेशन सीख जाएंगे और वो अप्लाई होगा हर आर्टिस्टिक फॉर्म पर। ये भी एक कोट है। The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known. The technique of art is to make object unfamiliar, to make forms difficult, to increase the difficulty and length of perception, because the process of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged. तो कहना क्या चाहते हैं? The goal of art, according to him, ध्यान से सुनिएगा, the goal of art, according to him, is to make us feel that things as we may actually experience, not just as we already know them. हम चीजों को जानते किसी और तरीके से और कभी कभी वो बहुत ही स्ट्रेंज निकल आती है और वो स्ट्रेंजनेस ही उनकी असली सच्चाई होती है। Artworks, by making objects seem strange or unfamiliar, slowing down how we see them. जब तक हमें कोई चीज नॉर्मल सी नजर आ रही है ना, हम उस पर एक नजर डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि अरे समथिंग इज स्ट्रेंज, समथिंग इज अनफेमिलियर, तब हम रुककर ज्यादा इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है लियो टॉल्स्टॉय का एक नॉवेल, अभी मैं इस वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगी उस नॉवेल को, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस टाइटल देखकर ही आपको क्या लगता है? वॉर्स आर जनरली ग्लोरीफाइड और वॉर में लड़ना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस काम माना जाता है। वॉर आती है तो हम पीस लेकर आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट टॉल्स्टॉय जी ने क्या किया? Instead of glorifying battles, glorifying wars, he describes wars as confusing, chaotic, फ्रेगमेंटेड वे में एक सोल्जर कैसे एक्सपीरियंस करे। जरूरी नहीं है कि एक सोल्जर को बड़ा ही मार्टर और शहीद होने का और पेट्रियोटिज्म का फील आ रहा हो।
एक सोल्जर में थिंक वाइल फाइटिंग इन अ वॉर कि काश इस वक्त मैं घर में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता। ऐसी चीजें जो कि कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं दिखाया जाता है, बट मे बी दैट कुड बी द एक्चुअल थॉट ऑफ अ सोल्जर। तो अनफेमिलियर जब हम दिखाते हैं किसी भी चीज को, तब हम उसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो टॉल्स्टॉय जी ने क्या किया? In the middle of the battle, Tolstoy might focus on a soldier tying his boot or noticing the color of grass. लड़ रहे हैं, सामने गोलीबारी हो रही है, लेकिन एक सोल्जर को लगता है अरे मेरा बूट खुला हुआ है, मैं उसको टाई कर लेता हूँ। टाई करते करते देखेंगे अरे वाह, ग्रास कितनी ग्रीन है। ऐसे मोमेंट्स कैन वी थिंक ड्यूरिंग अ वॉर। वी हैव वॉच्ड इन इंडिया द मूवीज लाइक बॉर्डर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पेट्रियोटिज्म नजर आता है हमें सभी सोल्जर्स की आंखों में। लेकिन एक सोल्जर पहले एक इंसान भी है और थॉट्स भी हो सकते हैं उसके, एंड दैट इज व्हाट डीफेमिलराइजेशन इज। Moments that pull the reader away from the expected heroic war image. Tolstoy doesn't present war as clean heroic spectacle like traditional battle stories. Instead, वो क्या करते हैं, वॉर्स को थोड़ा सा स्ट्रेंज बना देते हैं, थोड़ा सा डिसोरिएंटेड, थोड़ा सा away from the common perspective, so readers feel it as soldiers actually might. हो सकता है सोल्जर्स ऐसा ही सोचते हो, कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा ना टॉल्स्टॉय जैसे इतने बड़े राइटर ने। अब मैं दो फिलोसोफर्स की बात करूंगी, दो ग्रेट फिलोसोफर्स की जिन्होंने डीफेमिलराइजेशन के जैसी ही एक बात की। एरिस्टोटल जी एंड एनएस निन जी। एरिस्टोटल जी ने कहा, पोएटिक लैंग्वेज मस्ट अपीयर स्ट्रेंज एंड वंडरफुल। Yes, very close to defamiliarization. NS Nin, it is a function of art to renew our perception. What we are familiar with, we cease to see. जो चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं वो तो हम बिल्कुल इनकार कर देते हैं ना, समझने से, जानने से, अरे ये तो ऐसा ही है। The writer shakes up the familiar scene and as if by magic we see a new meaning in it. तो ये वाली लाइन बिल्कुल अलाइन करती है डायरेक्टली विद डिफेमिलियराइजेशन। पोएट्री शुडंट साउंड लाइक एवरीडे स्पीच, इट शुड सरप्राइज द रीडर, इट शुड मेक देम सी ऑर्डिनरी थिंग्स इन अ फ्रेश वे। दिस लाइन ऑल्सो मैचेस विक्टर श्क्लॉस्की के आइडिया से पूरे तरीके से मैच करती है, दैट वी स्टॉप नोटिसिंग थिंग्स वी नो टू वेल। So the writer must shake up the scene to force us to look again, to think again. राइटर को हमें झकझोरना पड़ेगा, हमें हिलाना पड़ेगा, बुरी तरीके से बाटा करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं हम कुछ ऐसा देखें जो कि स्ट्रेंज है। तो डीफेमिलराइजेशन का आखिर पर्पस हुआ क्या? जानते हैं हम इस पर्पस को। पर्पस है ऑटोमेटिक हैबिचुअल परसेप्शन को थोड़ा सा ब्रेक करना। किस तरीके से हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसको स्लो डाउन करना, हमारी परसेप्शन को टर्न करना थोड़ा सा, और ज्यादा एस्थेटिक एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करना, वो चीजें जो हम ओवरलुक कर जाते हैं उनको हमें नोट करवाना। एक प्यारी लाइन है, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। तारे जमी पर 2007 की मूवी है। The film shows childhood and schooling from perspective of a dyslexic child. थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया ना हमने, making ordinary classroom seem very unfamiliar. Everyday object, book, blackboard, letters are shown as confusing shapes and overwhelming experience of the child. It forces the audience to slow down and re-experience something as basic as learning the alphabet. Maybe alphabet को learn करना, ABCD को learn करना ईशान के लिए इतना कॉमन नहीं है जितना शायद बाकी सबके लिए। तो एक डिफरेंट न्यू इमोशनल वे में हमें सब कुछ समझाया गया। 2012 की It shows the love and relationships through the perspective of a mute and hearing impaired man. ऑर्डिनरी एक्ट्स, डेट्स पर जाना, गुडी गुडी बातें करना, आई लव यू बोलना, कोर्टशिप, आर्ग्यूमेंट, प्लेफुलनेस नहीं थी यहाँ पर। एटलीस्ट स्पोकन डायलॉग्स के थ्रू तो नहीं थी। एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, इवन इन साइलेंस,
हमें इन दो कैरेक्टर्स के बीच में प्यार दिखाया गया इन अ वेरी न्यू वे। की बात करें तो दीज टू आर लैंडमार्क्स 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच काफका। 1984 फेमिलियर सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को बड़ा ही स्ट्रेंज दिखाया गया टोटलिटेरियनिज्म दिखाकर। मेटामॉर्फोसिस, a man turning into an insect, makes readers perceive human existence and human alienation, human condition in a very new shade, in a very new light. तो ओवरऑल रिवीजन करते हैं इस कंसेप्ट का। डीफेमिलियराइजेशन, मेकिंग द फेमिलियर थिंग्स स्ट्रेंज, जिससे कि हमारा परसेप्शन एनहांस हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो, हमारा अप्रिसिएशन बढ़ जाए किसी भी पीस ऑफ आर्ट के लिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। व्हाट इज डीफेमिलियराइजेशन? इन चार में से जो भी आपको ऑप्शन लगता है ध्यान से पढ़िए, पॉज करके पढ़िए, लेकिन मुझे आंसर जरूर प्रोवाइड करिए। The concept of defamiliarization in Russian formalism refers to creating a sense of strangeness or unfamiliarity, making literature easily understandable, presenting familiar ideas in a new way, focusing on author's personal experience. तो इनमें से क्या बेस्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू यू? डू टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the effect of defamiliarization on a reader's experience? It encourages reader to skip over detailed description, primarily confuses readers with abstract concepts, forces readers to contemplate the narrative more deeply, simplifies the narrative for quicker comprehension. Which is the best answer? So this is it for today. You may join the classes. लाइव क्लासेस में आपको और ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, एमसीक्यू सेशंस होते हैं टाइम टू टाइम, इवन ऑफ क्लास भी आपके एमसीक्यू सेशंस में कंडक्ट कर देती हूँ। आप में से जो भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहता है, देयर इज अ टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, उस पर कनेक्ट हो जाइए। इनफैक्ट इफ यू डू नॉट वांट टू और कैन नॉट ज्वाइन द सेशंस, तो आप पीडीएफ्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट के लिए या मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस के लिए। पीडीएफ पैकेज आपको किस तरीके से मिलेगा वो भी आपको उसी टेलीग्राम लिंक के थ्रू पता चलेगा। तो यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शन। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, या फिर आप पीडीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करना ऑलवेज इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि वहां पर आपको डिस्कशंस के थ्रू सब कुछ याद रह जाता है। बट अगेन, अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं सब कुछ, गो फॉर द पीडीएफ पैकेज।